क्या माँ, आप भी गांव में रहकर गंवार की गंवार ही रहीं? आपको देखकर तो ऐसे लगता है कि आपको पता नहीं कैसे इस गांव में नौकरी मिल गई। आप कैसे पढ़ाती होंगी स्कूल में बच्चों को? बड़ा बेटा अपनी माँ को देखते ही भड़कने लगा। इतने में छोटा बेटा भी ऑफिस से घर आया तो वह भी माँ के ऊपर गुस्सा दिखाने लगा। कहने लगा, माँ आप तो गंवार की गंवार ही हो, आपको गोबर भी लीपना नहीं आता। भला कोई तीली वाली झाड़ू से भी कोई गोबर लीपता? मैं तो आपको पहली बार ही लीपते देख रहा हूँ। वह दोनों भाई गांव में कम और शहर में ज़्यादा रहते थे। मनोरमा जी गोबर लीपती जाती और चाची से बतियाती जाती थी। रमन और दमन दोनों भाई जैसे ही अपने आंगन में पैर रखते हैं तो उनके पैर में गोबर लग जाता है। इसीलिए वह दोनों भाई अपनी माँ पे चिल्लाने लगे। वह दोनों भाई दशहरे की छुट्टियों में घर आए हुए थे। इतने में मनोरमा जी के पति आए जो आज सुबह शहर चले गए थे। तभी उन्होंने अंदर आते ही मनोरमा जी से कहा, देखो भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इस पर मनोरमा जी ने देखा कि हेमंत के साथ एक छोटा बच्चा भी था। मनोरमा उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, अच्छा हुआ जो आप इसे अपने साथ ले आए। रमन और दमन आपस में लड़ने लगे कि ये हमारे बाबूजी हैं, इनसे तुम दूर ही रहो। और थोड़े दिनों में दोनों भाई शहर में पढ़ने चले जाते हैं। रमन इंजीनियर और दमन आर्किटेक्ट बनकर विदेश चले गए। वहीं पर जाके उनके व्यवहार में और भी अंतर आ गया था। परंतु राज यहीं अपने सौतेले माँ बाप के पास रहकर पढ़ाई करने लगा और माँ बाप के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगा। दोनों भाइयों ने वहाँ की अच्छी लड़कियों से शादी कर ली। इस पर मनोरमा जी ने कहा कि बेटा, बड़े दोनों बेटों ने तो घर प्रवेश की हमारी इच्छा पूरी नहीं की, परंतु हम तुम्हारी शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। बेटों ने तो हमें गृह प्रवेश का मौका ही नहीं दिया। उन्हें तो जब भी पैसों की कमी महसूस होती है तो मांग लेते हैं। यह नहीं समझते कि माँ बाप और रिश्ते दूर हो रहे हैं। राज के लिए गांव के पास से ही शादी के लिए एक रिश्ता आया। जिस पर मनोरमा जी ने कहा, तुम तो बेटी एक जोड़े में ही आ जाओ, हमारे घर में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें तो एक सुगढ़ गृहिणी ही चाहिए। प्रिया एक सुगढ़ गृहिणी थी। जब मनोरमा जी ने अपने दोनों बेटों को राज की शादी के बारे में बताया तो वह बहुत नाराज़ हुए कि एक नौकर की शादी में फजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है। इस पर मनोरमा जी ने कहा कि तुम दोनों शहर में पढ़ाई के बहाने से गए और उधर से विदेश निकल गए और वहीं पर शादी भी कर ली। हमें पता भी अब तुम किस बात का अधिकार जमा रहे हो। राज ने बिना स्वार्थ के काम को पूरा किया और टाइम मिले तो वह माँ बाप पिताजी से मिलने भी आ जाता है। राज और प्रिया की शादी बड़े धूमधाम से हुई और 1 साल के अंदर ही अंदर प्रिया ने उन्हें दादा दादी की खुशखबरी दी। एक दिन हेमंत जी किसी काम से शहर से बाहर जा रहे थे तो राज ने कहा, बाबूजी इतनी तेज़ धूप में आप बाहर मत जाओ, मैं चला जाता हूँ। परंतु हेमंत जी नहीं माने और शहर की तरफ चल पड़े। सुबह से शाम हो गई परंतु बाबूजी का कोई अता पता नहीं था। रात को राज के पास एक फ़ोन आता है कि हेमंत जी का एक्सीडेंट हुआ है और कमर की हड्डी टूट गई है, और जल्दी अस्पताल में पहुंच जाओ। राज ने अपनी पत्नी को यह बात बताई तो प्रिया ने कहा कि माँ जी को अभी मत बताना। राज ने झट से रमन और दमन को फ़ोन पर बता दिया और जल्दी गांव आने को कहा। वह तुरंत वहां से बाबूजी के पास चल दिया। डॉक्टरों ने कहा कि अब इन्हें कुछ दिनों के लिए व्हीलचेयर पर ही रहना होगा। जो साइन
करवाने हैं। मेरा एक बेटा है, यही साइन करेगा। हेमंत जी को 1 घंटे के बाद होश आया। वह लेटे लेटे सोचने लगे कि मेरे माता पिता ने भी मुझे शहर पढ़ने भेजा था। वहीं पे मेरी मुलाकात मनोरमा जी से हुई थी। मनोरमा जी और हेमंत जी ने अपनी मोहब्बत को बरकरार रखा और हेमंत जी खेती बाड़ी करते हैं और मनोरमा जी घर में अचार, पापड़ और बड़ियाँ बनाती हैं। घर में अचार, पापड़ और बड़ियाँ बनाती थी और गांव के लोगों को बेचने के लिए शहर में भेजती थी। इससे गांव के आदमी औरतों को भी रोजगार मिला और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। गांव के ही सरकारी स्कूल में मनोरमा जी को पढ़ाने का भी काम मिल गया। वह घर में खाली टाइम में अनाथ बच्चों को और गरीब बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। हेमंत जी अपने ही ख्यालों में कि अचानक उनके माथे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ तो वह अपनी यादों से बाहर आए। रमन और दमन ने कहा कि कौन गांव जाए, वहाँ की धूल मिट्टी में सर खपाने कौन जाएगा। जब 2-4 सालों में माँ बाबूजी दोनों ही नहीं रहेंगे, तब वहाँ जाकर गांव की सारी जमीन और जायदाद बेचकर वापस आ जाएंगे। हेमंत जी के जितने जानने वाले थे वह लोग राज को पहले से ही जानते थे। ने कुछ सोचा और इंडिया में अपने माता पिता को मिलने चल पड़ा। एक दिन राज ने रमन को कुछ काम करने को कहा तो रमन ने कहा कि हम यहाँ बाबूजी को देखने आए हैं, ना कि हम काम करेंगे। मनोरमा जी ने उसे डांटा और कहा कि पराओं को भी अपना बना लेते हैं और तुम तो अपने हो। रमन ने कुछ कागज निकाले और अपने पिताजी से उन पर साइन करने को कहा तो मनोरमा जी ने कहा कि यह बेटा, अभी तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और ये कौन से पेपर हैं जो साइन करवा रहे हो। इस पर रमन ने कहा, पिताजी, क्या यहाँ की जमीन जायदाद पर पोते पोती का अधिकार नहीं है। इस पर मनोरमा जी ने कहा कि बेटा, हमने तो अभी तक पोते पोती की शक्ल भी नहीं देखी है। रमन अपनी माँ को एक तरफ ले जाकर कहने लगा कि माँ, मुझे एक नया कारोबार खोलना है, मुझे उनके लिए पैसे की ज़रूरत है। इस पर मनोरमा जी ने उससे कागज़ लेकर हेमंत जी के सिरहाने रख दिए और कहा कि वह सोकर उठेंगे तो साइन करवा दूंगी। थोड़ी देर बाद जब हेमंत जी अपनी नींद से जागे तो उन्होंने आवाज़ दी कि वह गीले बिस्तर पर लेटे हैं, कोई तो आओ। इतने में रमन अपने पिता की तरफ बढ़ता है और छी छी करता हुआ बाहर आ जाता है। उसने अपने पिता को डायपर बांधने के लिए कहा तो प्रिया काम छोड़कर पिताजी के कमरे में आती है और सफाई के लिए कहती है तो हेमंत जी उसे रोक देते हैं। इतने में मनोरमा जी भी आ जाती हैं और प्रिया को सफाई के लिए मना करती हैं। इस पर रमन को कहती हैं कि उस गर्भवती औरत को तुम काम करने के लिए कह रहे हो, क्या तुम अपने पिता को देख नहीं सकते। अब मनोरमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह रमन को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें जिसने पाला पोसा, ना धूप देखी ना आंधी पानी, तुम्हें अच्छे से अच्छा खाना और पहनने को दिया, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया लिखाया, तुम लोग इतने स्वार्थी निकलोगे ये कभी नहीं सोचा था। उसी समय मनोरमा जी ने वकील को बुलवाया और उसे अपनी सारी जायदाद और राज और प्रिया के नाम लिख दी और राज को कहा कि राज, तुम इस लड़के का सामान घर से बाहर रखवा दो, अब इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, सब रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। आज वो समय आ गया है, पैसों की अहमियत ज़्यादा है, इंसान की कीमत कुछ भी नहीं। पैसों के पीछे इंसान को इंसान नहीं समझते, अपने भी और पराये हो जाते हैं।
एक लावारिस बच्चे ने उन्हें आकर अपना बना लिया और अपना फर्ज निभाया, परंतु अपना खून पराया निकला, सिर्फ पैसों की खातिर। अगर दोस्तों आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।